दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉक विद प्रवीण में। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है और यह काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल पर ही काम करती है। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और एंशिएंट रिमेन्स होते हैं, उन पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज होता है। हम इस रेडियो कार्बन डेटिंग को कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। दोस्तों यह कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को एक्यूरेटली पता लगाने में मदद करती है, जिसकी लिमिट अप्रोक्सीमेटली 60,000 साल की होती है। कार्बन डेटिंग को सबसे पहले 40 के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के विलर्ड लेवी ने खोजा था। इस टेक्निक के बेस पर यह ऑर्गेनिक मटेरियल में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 के अवशेषों के अमाउंट को मेजर करने के काम में आता है। यह पूरा का पूरा कार्बन 14 पर डिपेंड करता है, जो एक कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। तो अब हम ये जानते हैं कार्बन 14 या C14 होता क्या है। यह कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जो एक न्यूक्लियस से बनता है, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। हम इसको C14 इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल 14 होता है और यही इसका मास नंबर है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। यह पूरा का पूरा कार्बन 14 पर डिपेंड करता है, जो इस रेडियो एक्टिव कार्बन की हाफ लाइफ को डिस्क्राइब करता है, यानी 5730 ईयर्स, लगभग 5730 साल। उसके बाद यह दोस्तों आधा खत्म हो जाता है और इसका फिर आधे अवशेष ही बचते हैं, जिसका टोटल लगभग 11,460 साल के आसपास होता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो 5730 साल के बाद इस 14C के आधा सैंपल ही ऑर्गेनिक मटेरियल में रह जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आता है कार्बन 14 का फॉर्मेशन। कार्बन 14 का निर्माण तब होता है जब कॉस्मिक रेस नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ इंटरेक्ट होती है। इस प्रक्रिया के रिजल्ट में कार्बन 14 का निर्माण होता है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन ऑक्साइड CO2 बनाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों कार्बन एक्सचेंज। जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं। इसमें जो स्टेबल कार्बन आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, इनकी एक छोटी मात्रा को अपने टिश्यूज में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों कार्बन 14 डीके। जब कोई ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव मरता है तो वह एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करता है। समय के साथ इसके टिश्यूज में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 रेडियो एक्टिव डीके से गुजरता है। डीके मतलब कम होना। यह डीके एक ज्ञात अर्ध जीवन का अनुसरण करता है, जो कार्बन 14 के आधे भाग को नाइट्रोजन 14 में डीके होने में लगने वाला समय है। तो अगला ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ कार्बन 14। एक जीवित ऑर्गेनिज्म के सैंपल में कार्बन 14 के स्टेबल कार्बन आइसोटॉप्स यानी कार्बन 12 और कार्बन 13 के अनुपात की तुलना करके वैज्ञानिक सैंपल की आयु का अनुमान लगाते हैं। इस टेक्निक को मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी कहा जाता है, जो विभिन्न आइसोटॉप्स के रिलेटिव एबंडेंस को मापता है। उसके बाद दूसरा अगला ऑप्शन है कैलिब्रेशन एंड एज डिटर्मिनेशन। उसमें कार्बन आइसोटॉप्स के लिए कार्बन 14 के रेशियो की तुलना एक कैलिब्रेशन कर्व से की जाती है, जो समय के साथ जो एटमॉस्फेरिक कार्बन 14 के स्तरों में वेरिएशंस को ध्यान में रखता है। यह सैंपल की एक अनुमानित आयु निर्धारित करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसी तरीके से कार्बन डेटिंग काम करती है। लेकिन दोस्तों कार्बन डेटिंग की कुछ लिमिटेशन है। उसमें से एक यह है कि इसके अवशेष 60,000 साल से ज्यादा किसी भी मटेरियल पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। दोस्तों कार्बन 14 का एक छोटा सा सैंपल भी बचना एक ऑर्गेनिक मटेरियल को एक्यूरेटली टाइम को मेजर करने के काम आ सकता है। इसकी एक लिमिटेशन और है कि यह सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल पर ही काम करता है, यह इनऑर्गेनिक मटेरियल पर काम नहीं करता है, जैसे रॉक और मेटल। अगर हम इन कुछ लिमिटेशन को हटा दें तो कार्बन डेटिंग एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एंशिएंट आर्टिफैक्ट की एज को एस्टिमेट करने की फील्ड में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रिसर्च करने में और वीडियो बनाने में और भी मजा आए। थैंक यू।